आज हम लोग नागार्जुन की प्रतिबद्ध शैली और भावना में लिखी प्रसिद्ध कविता शासन की बंदूक की चर्चा करेंगे। इस कविता के बारे में दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि यह कविता दोहा छंद में लिखी गई है। नागार्जुन छंद में भी कविता लिखते हैं और मुक्त छंद में भी कविता लिखते हैं। अगर आप उनके खुरदुरे पैर कविता को याद करें तो वह मुक्त छंद में है, लेकिन यह कविता शासन की बंदूक दोहा छंद में है। अब दूसरी बात इसमें ध्यान देने की ये है कि दोहा हिंदी कविता के इतिहास में भक्ति काल और रीति काल का बहुत ही प्रिय और प्रसिद्ध छंद है दोहा। बिहारी ने सतसई में 700 दोहे लिखे। यही नहीं, तुलसीदास के रामचरितमानस में सैकड़ों हजारों दोहे हैं। दोहावली अलग से उनकी एक किताब ही है। तो इसलिए यह मध्यकाल का काव्य रूप या छंद है। नागार्जुन उन थोड़े से हिंदी के कवियों में हैं जो पुराने काव्य रूप को नया अर्थ देते हैं और नया महत्व भी प्रदान करते हैं। नागार्जुन ने भक्ति काल की कविता का भी राजनीतिक उपयोग किया है। जैसे उनकी एक प्रसिद्ध कविता है साम्राज्यवाद विरोधी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब मूल रूप से यह भक्ति काल के महान कवि रैदास का पद है, पहली लाइन, लेकिन बाद की सारी पंक्तियां नागार्जुन ने समकालीन सोच और चेतना से युक्त करके साम्राज्यवाद विरोधी बनाया है उसको। यह कविता जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लिखी कविता है। तो जैसे पद को उन्होंने आधुनिक बनाया, समकालीन बनाया, नया अर्थ उसमें दिया, भरा, उसी तरह से दोहा छंद को आधुनिक और समकालीन बनाया है शासन की बंदूक कविता में। आप पहले छोटी है पर पूरी कविता सुन लीजिए। शासन की बंदूक खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोवा मूक। धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर
गई को किला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। इसमें दोनों बातें हैं कविता में। एक और तो स्वाधीनता के बाद भारत सरकार की हर जगह जनता के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, संघर्ष पर गोली चलाने की जो प्रवृत्ति है और थी, उस पर व्यंग है। पर उसके साथ ही अंत में यह भी संकेत है कि इस संसार में, समाज में, जीवन में ऐसे भी कुछ तत्व होते हैं जिनका सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माने यह जो दोहा है कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, कोयल के कूकने पर शासन की बंदूक क्या करेगी? न चल पाएगी, और चलाओ आप तो उसके पहले कोयल उड़ जाएगी। आपका चलाना न चलाना बेकार जाएगा। मतलब यह कि शासन की बंदूक मनुष्य विरोधी ही है। दूसरे जीव जंतु उससे संयोगवश बचे हुए हैं। ये है कविता। अब आप थोड़ा विस्तार से इसको देखिए। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक। कंकाल माने जब मनुष्य मरता है, मर जाता है, तो जो उसका हड्डियों का ढांचा बच जाता है उसी को कंकाल कहते। तो कंकाल तो कोई मारे जाने के बाद बनता है। उसकी जो आह है वही जैसे विशाल बंदूक की तरह, आसमान छूने वाली बंदूक की तरह खड़ी हो गई है, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दुख परेशान करने के लिए। आगे बाबा कहते हैं कि इस हिटलरी गुमान पर, ये हिटलरी माने फासिस्ट, ये आतंकवादी, आतंककारी प्रवृत्ति है, तो उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, सभी थूक रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। और इसी में कानी हो गई शासन की बंदूक। कानी हो गई मैंने उसको सुनाई नहीं देता। जिसको एक कान से सुनाई नहीं देता है उसी को काना कहते हैं। काना, कानी। बढ़ी बधिरता 10 गुनी। बधिरता माने बहरापन। शासन किसी की आवाज नहीं सुनता, न रोना सुनता है, न चीखना सुनता है, न चिल्लाना सुनता है शासन। तो बढ़ी बधिरता 10 गुनी। अब इस बीच में विनोबा जी इसलिए आ गए हैं कि विनोबा जी को सरकारी संत कहा जाता था। सबसे गड़बड़ काम, उन अपने ही लिए अपमानजनक काम ये किया कि आपातकाल का उन्होंने समर्थन कर दिया विनोबा जी ने। ये लगभग उसी समय की कविता है, 1967 की, थोड़ा आगे पीछे। तो बने विनोबा मुख, धन्य धन्य वह, धन्य वह। माने ये धन्य धन्य जो है, इससे स्वर निकलता है कि धिकार धिकार वह। ये बाबा की अपनी शैली है कविता लिखने की और भाषा को अपने ढंग से बरतने की, प्रयोग करने की। क्योंकि यह जो प्रवृत्ति है शासन की,
उसमें सत्य स्वयं घायल हुआ। सरकारी अत्याचार से सत्य ही घायल हो गया तो क्या बचा? उसके बाद जो बचता है उसी का नाम झूठ है। तो मतलब सत्य तो गया और झूठ का चारों ओर राज हो गया। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। ये वही अहिंसा है जिसका सहारा लेकर गांधी जी ने भारत को के स्वाधीनता आंदोलन को चलाया। और ये जो देखिए 67 का समय कांग्रेसी शासन का समय है, उसी की आलोचना इस कविता में है। और विनोबा जी को सरकारी संत, कांग्रेसी सरकारी संत कहा जाता था। तो सत्य स्वयं घायल। बाबा ने एक और कविता लिखी है, उनकी एक किताब है खिचड़ी विप्लव। बिहार कब में जो आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जिसके बाद इमरजेंसी उन्होंने लगाई, उसमें जयप्रकाश जी पर जो लाठी चार्ज हुआ था, उसमें उनकी कविता है कि ये सत्य को लकवा मार गया है। माने सत्य बेकार हो गया। उसी बात को बाबा दूसरी तरह कह रहे हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। अहिंसा का इसमें जब गोलीबारी शुरू होगी सरकारी तो अहिंसा उसमें कहाँ रहेगी? तो गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जहाँ तहाँ शासन की बंदूक जब चलेगी तो न सत्य बचेगा न अहिंसा बचेगी। और यही दोनों गांधी के मंत्र थे, सत्य और अहिंसा। माने गांधी बाद भी लगभग सरकारी आतंक में दब गया है, अर्थहीन हो गया है। लेकिन जनता को ऐसी प्रेरणा भी चाहिए जो उसको लड़ने की हिम्मत दे। वही हिम्मत कोयल दे रही है कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। एक कोयल किसी ठूंठ वृक्ष, माने जिसमें डालियां पत्ते वगैरह न हो, उसी को ठूंठ कहा जाता है। और ऊपर से जला हुआ हो तो और भी भयानक दिखाई देता है। उस पर बैठी हुई एक कोयल कूक रही है और शासन की बंदूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। बाल न बांका कर सके, मैंने उसको का कोई नुकसान कर ही नहीं सकती। तो ये है नागार्जुन की प्रतिबद्ध कविता का एक और रूप। नागार्जुन ने ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। मैंने पहले भी कहा है कि नागार्जुन ने 3 तरह की कविताएं लिखी हैं। प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई कविताएं, संबद्धता से जुड़ी हुई कविताएं और आबद्धता से जुड़ी हुई कविताएं। अब तक हमने उनकी प्रतिबद्ध कविता को देखा है। अब आपके सामने उनकी संबद्ध कविता को रखना चाहता। संबद्ध का मतलब ये है कि जिस कविता में भारतीय प्रकृति का सौंदर्य दिखाई दे, वह है उनकी संबद्धता से जुड़ी हुई कविता। नागार्जुन को हिमालय बहुत प्रिय था,
हिमालय पर बार बार वो जाते रहते थे उधर कहीं न कहीं। यह कविता आपके सामने है, बादल को घिरते देखा है। यह हिमालय से जुड़ी हुई है और आगे कविता में हिमालय आता भी। भारत की प्रकृति का प्राण है हिमालय। कालिदास को याद करें तो कालिदास ने हिमालय को देवात्मा भी कहा है और नगाधिराज मैंने पहाड़ों का राजा भी कहा। तो इसलिए उसी हिमालय पर बाबा गए होंगे और उन्होंने जो वहाँ प्राकृतिक दृश्य देखा उससे जुड़ी हुई है यह कविता, उसका चित्रण करती है। दूसरी बात एक और ध्यान में रखिए कि यह प्रकृति की कविता स्मृति के आधार पर भी लिखी जाती है और साक्षात दर्शन के आधार पर, देखने के आधार पर भी लिखी जाती है। इसमें जो देखा है शब्द निर्णायक शब्द है, माने नागार्जुन ने सुना नहीं है किसी से, किसी किताब में पढ़ा भी नहीं है हिमालय का सौंदर्य, स्वयं देखा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बादल को घिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। यह मानसरोवर के पास का वर्णन है हिमालय का। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग माने बहुत ऊंचा, हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, उनके श्यामल नील सलिल में वो जो वहाँ झीलों का पानी है, एक तो सांवला है और दूसरा जाहिर है ठंडा बहुत है। तो उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आया कर पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते। ये विषतंतु का मतलब है कमल के डंठल का, जो भीतर कमल के डंठल के जो का उभार होता है ना, उसको विष और तंतु माने धागा। तो वो कमल के डंठल से वह को ये हंस जो है खाते, उसी के बारे में वो कह रहे हैं कि उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आया कर पावस की उमस से आकुल, आकुल माने व्याकुल, आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। वो उन झीलों में हंस तैर रहे हैं, तिरते माने तैरते। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, ये जब का वर्णन कर रहे हैं उस समय का संकेत भी कर रहे हैं कि बसंत का समय था। मंद मंद था अनिल बह रहा, हवा धीरे धीरे चल रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण मैंने सूर्योदय के समय का सूर्य, बाल अरुण, तो बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, माने शिखर ऐसे थे जैसे सोने की चमक वाले।
एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी को। ये चकवा चकवी जो होते हैं, इनको कोई साप है या क्या है, रात को वो अलग हो जाते हैं। तो ये जब रात को अलग हो जाएंगे तो दुखी ही होंगे न। माने एक जाति के, एक भाव के, एक प्रवृत्ति के पक्षी पति पत्नी भी हो सकते हैं, चकवा चकवी। तो कहा उन्होंने कि वो जब अलग अभिशापित एक तरह से हैं, अलग हैं, सारी रात निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, माने सवेरा हो गया तो एक साथ हो गए, तो रोना बंद हो गया उनका। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। मैंने चूंकि सवेरा हुआ तो चकवा चकवी एक दूसरे के पास आ गए, और जो शैवाल जो है, काई जब ऊपर आती है तो दरी की तरह बिछ जाती है, उसी पर ये चकवा चकवी बैठ के प्रेम कर रहे हैं आपस। तो बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, वो वैसे भी जो काई है हरी होती है, प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन की कविता है, थोड़ी लंबी है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, मतलब बर्फान घाटी में बर्फ चारों ओर पड़ी हुई है, और हजारों फीट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। माने कस्तूरी मृग के बारे में कहा यह जाता है कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, पर गंध उसको मिलती है तो वो समझता है कि कहीं बाहर है, चारों ओर दौड़ता है, खोजता है, उसी को निज पर चिढ़ते देखा है। मैंने चारों ओर दौड़ने के बाद कहीं मिलता नहीं तो चिढ़ रहा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। अभी देखिए, नागार्जुन कालिदास हिमालय से ही नहीं, कालिदास से भी बहुत प्रेम करते थे। स्वयं उन्होंने इसमें जिस कविता का संकेत है वो है मेघदूत। तो मेघदूत का बाबा ने हिंदी में अनुवाद किया है, किताब छपी हुई है। तो इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। कहाँ गई उसकी वह अलका, कुबेर की अलकापुरी, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। अब वहाँ कहाँ मेघदूत मिलेगा, पर ये कवि की कल्पना है। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। मेघ है तो कहीं बरस जाएगा, तो बरस गया तो खत्म हो गया। जाने दो वह कवि कल्पित था। कालिदास का मेघ कालिदास की कल्पना की देन था। मैंने तो भीषण जाड़ों में
नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। माने मैं कभी कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो कैलाश पर्वत के शिखर पर स्वयं अपनी आँखों से भीषण जाड़ों के समय में महामेघ को झंझा नील, माने भीषण एक और आंधी और एक और मेघ दोनों आपस में भिड़ रहे, ये देखा है मैंने। इसीलिए शुरू में कहा था कि देखा शब्द इस कविता में बुनियादी अर्थ का द्योतक है। सत सत निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में, देवदारु का पेड़ बहुत ऊंचाई पर होता है हिमालय में। शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, माने ये भोजपत्र के लाल और सफ़ेद दोनों तरह के भोजपत्र होते हैं, उनसे छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला पहने, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुबलय लटकाए, कानों में कमल के फूल लटका लिए। ये वहाँ के रहने वाले ऐसा करते होंगे, जो बाबा ने स्वयं देखा होगा। सतदल लाल कमल बेड़ी में लाल कमल, रजत खचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित, द्राक्षासव माने शराब। ऐसी ठंड और ऊंचाई में उस सब की जरूरत पड़ती है। देखा होगा बाबा ने उसका उपयोग करते हुए लोगों को। रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पंथी मारे, मदिरारूढ़ आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों को। किन्नर किन्नरी ये एक वहाँ की जाति है, हमारे यहाँ के लिए ये कथा का तत्व है, लेकिन हिमालय में किन्नर और किन्नरी ये एक समुदाय होता है। तो उन्मत्त किन्नर किन्नरियों को मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर तिरते देखा है। मैंने बंसी बजा रहे हैं तो जो उनके सुंदर उंगलियां हैं वो बंसी पर यहाँ से वहाँ तक नाच रही हैं, चल रही हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन की कविता है दूसरी, जो आपके सामने मैंने रखी। ये शुद्ध प्रकृति चित्रण की कविता है, जो पहले शासन की बंदूक से एकदम भिन्न ढंग की, भिन्न प्रवृत्ति की और नागार्जुन की काव्य संवेदना की विविधता को सामने लाने वाली कविता है। विशेष रूप से हिमालय की प्रकृति के सौंदर्य, उसमें रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों का चित्रण वर्णन इस कविता में है। इसी दृष्टि से इसे आप देखें और पढ़ें।